मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आएंगे ब्रिज कोर्स लेके और एकदम धमाकेदार वीडियो। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो लोग कहने दो यार। देखिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे यार, ये क्या किसने लिख दिया ये बनारसी बाबू केमिस्ट्री। देखो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, बनारसी बाबू मालूम है बनारस है, इसका मतलब क्या बनारसी बाबू केमिस्ट्री होगी क्या यार। हैशटैग ओपी सर, हैशटैग ओपी सर फ्रॉम स्वराज्य, स्वराज्य स्वराज्य एकेडमी। तो आप चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल हमारा स्वराज्य के नाम से है, स्वराज्य इन्फिनिटी के नाम से है। आप इसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मेरी चेहरा दिखाई देगा, आपको मैथ के चेहरा दिखाई देगा, बायो के चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए एकदम आसान है। ठीक है बेटा, तो अब बिल्कुल पढ़ाई कुछ नहीं, एकदम क्या होगा, पढ़ाई होगा, धमाकेदार पढ़ाई होगा। तो हम उसी को लेके आ रहे हैं, ब्रिज कोर्स। आपको मैंने बोला था कल, पिछले लेक्चर बोला था 100% देना, चाहे तुम पढ़ाई करो 100%, चाहे तुम किसी से प्यार करो तो भी 100%। अगर तुमने 100% दिया तो ही वो सक्सेस होगा। सही बता रहे। अरे यार प्यार मतलब कि मम्मी से ही तो प्यार करते हैं, पापा से प्यार करते हो, प्यार की बात ये तुम गर्लफ्रेंड के ऊपर कहाँ ले लेते हो भाई। तुम प्यार की बात कर रहे हो, 100% देना आप, नहीं तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो आप ना केमिस्ट्री को पढ़ना तो बेटा 100% देना। क्या देना बेटा, 100%। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 100% दे दो, तो ये बिल्कुल तुम्हें आ जाएगा। नहीं तो केमिस्ट्री बेवफा होती है, तड़पाती रहेगी हमेशा। तो आप तो बिल्कुल ये ध्यान देना, केमिस्ट्री बहुत इजी है, लेकिन आप इसमें अगर मेहनत मन नहीं दिए ना, मन नहीं लगाया बेटा, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। इसलिए आज हम मोल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला भी सीख लिया और हमने कुछ इसमें नया चीज सीख रहे थे कि भाई और क्या सीखा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीजें केमिस्ट्री का, ये सभी हम जो पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री क्लास 11th के बच्चों के लिए है। अगर आप 12th में है और 11th की कुछ चीजें सीखना चाहते हो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन 11th में है, 10th से मूविंग 11th है, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो परफेक्ट है ना। आपको जो भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में जाना चाहते हैं उसके लिए भी है, जेई में जाना चाहते हैं उसके लिए भी है, आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा इसमें। तो हमारे तो लेक्चर है ना, इसमें आपको पूरे बेसिक ले चलेंगे, नीट जेई बाकी सीटी पूरा आप जितना पढ़ रहे हो। ठीक है, आप कहीं भी हो, महाराष्ट्र में कहीं भी हो, तो उसके लिए आपको ये पूरे जो चैप्टर है वो बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं यार सही में ये सारी चीजें हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। और बिल्कुल कीप स्माइलिंग लाइक दैट, कीप स्माइलिंग। और ये बिल्कुल ब्रिज कोर्स में हम जो सीखने वाले हैं बेटा, बहुत ही आराम, बहुत ही आसान। अरे यार आराम की बात है, देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। भाई देखो केमिस्ट्री में था, आप तो शुरू कर रहे हो ना बेटा, इसका मतलब पूरा 1 नंबर। अरे मोल कंसेप्ट और शुरू कर रहे हो यार, मोल कंसेप्ट चप्पल उप्पल खोल लेते हैं भाई, मोल कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं और इसी में ब्रिज कोर्स का पूरा लेक्चर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हैशटैग लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये 9th में पढ़ चुके हो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी ऊर्जा, मास मतलब भार। तो कंजर्वेशन ऑफ किसकी बात पे कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब केमिस्ट्री है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ रहे हो तुम नियम पूरा पढ़ लिए, मोल कंसेप्ट पढ़ लिए, मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला पढ़ लिए, नंबर ऑफ मोल निकालना सीख गए, क्या नंबर ऑफ मोल निकालना आ गया, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आ गया,
तो एकदम बिल्कुल याद हो जाए आपको, एकदम खतरनाक तरीके से याद हो जाए। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको समझ लेना है, समझ लेना है, समझना है। ठीक है, समझ लेना बेटा, समझ लेना, याद मत कर लेना। तो कुछ भी चीज जो भी पढ़ा रहा हूं मैं उसको एकदम याद कर समझ लेना, है ना। ठीक है, चलो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इस बात को थोड़ा प्रूव किया जाए कि टोटल मास कैसे है, किसी एक एग्जांपल से बात की जाए। जैसे मान लीजिए हमने क्या कि कोई एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल हम ले लेते हैं C+O2 की। तो जब C+O2 लिया तो क्या बन गया होगा, CO2 आपने बैलेंस करके देख लिया। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पे कुछ मासेस ले ली, गिवन मास हमारे पास कितना होगा, कार्बन के कितना होगा 12 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, याद रखो कार्बन कितना होता है 12 ग्राम। कार्बन की मास कितनी है, एटॉमिक मास कितनी, हमने पहले बता रखा है, एटॉमिक मास कितनी 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो गया 32 ग्राम के हो गए। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आएगा 44 ग्राम। अगर आपसे कोई एक डेटा दे दिया, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे 50 ग्राम कार्बन लिया तो कितने ग्राम के CO2 बनेंगे, कितने ग्राम के CO2 बनेंगे बता दीजिए। ठीक है, तो 12 रुपए में 44 वो आम मिलेगा। देखिए तो 50 रुपए में कितने मिलेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आपको ये निकालना देखो आसान हो गया। अगर मैं कहूं कि अगर 12 रुपए है तो दो मेथड हमने निकालना सिखाई थी। कौन कौन से मेथड थी बेटा, कि 12 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई x। नाउ अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, इसमें तो कलरफुल पेंसिल हो गया। हाँ, तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका 12 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 50 गुणे 44। ठीक है, तो x का मान कितना होगा 50, ये देखो 50 हो गया। तो 50 गुणे 44 डिवाइड बाई 12 से डिवाइड कर दिया जाए, 12 से क्या कर दीजिए भाग कर दे, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 2 से कटा दो, 2 से आप कटा के देखो, 2 से कटा दो, 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा, 6 बार में जा रहा है ना, बिल्कुल आसान। उसके बाद और कटा दो, 2 से कटा दो, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। ठीक है भाई, बिल्कुल 2 से कटा दो आप, 2 से 3, 2 से कितना आ जाएगा 11। अरे बिल्कुल आसान हो गई, कटा के कितना आ गई 550 अपॉन 6 and 550 upon 3 divided by how much, third, divided by 3 on the 3 1 जा 3 2 and 25 8 24 3 8 24 1 25 10 हो गया, और तितरी के 9 पॉइंट, तो 183.3 ये x की वैल्यू हुई। ये जो x की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो x की वैल्यू हुई ना बेटा, ये जो x की वैल्यू हुई वो कितना आ गया 183.3 ग्राम। देख लो 183.3 ग्राम, 550 डिवाइड बाई 12, मतलब 12 रुपए में 44, तो 50 रुपए में कितना बड़ा, कितना ज्यादा हो गया, देख रहे हो। 12 बार जो 24 बढ़ती है 36, 12 3 12 चौके 48, 4 गुना है, तो 44 का भी तो 4 गुना होगा। क्या बोलते हो, 44 का 4 गुना नहीं होगा का, देख लो 44 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए तो कितना आ गया 4 चौके 16 की 6 16 की 17 176 होता, तो कुछ तो ज्यादा है। अरे बिल्कुल सही जवाब आ गया, आंसर आ गया इसका, देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मतलब कि टोटल मास निकालने की प्रक्रिया, टोटल मास निकालने की जो वैल्यू है वो समझ में आ गया, और ये बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो एकदम आसान। देखो अगला सवाल लेते हैं, एक और सवाल जो आप बनाएंगे, एक और क्वेश्चन देखा जाए तो कैलकुलेट मास किसकी, आयरन की, Fe का मास, Fe इन 500 ग्राम ऑफ FeO, 500 ग्राम का दे रखा है, FeO दे रखा है, आयरन ऑक्साइड दे रखा है। इसमें आपको किसकी मास निकालनी है,
आयरन की मास निकालिए। चलो जरा इसको भी देखा जाए, बनाया जाए। तो आयरन ने रिएक्शन किया O2 से और क्या बना दिया, FeO बना दिया। बैलेंस कर लो बेटा, 2 लगा दो, 2 इधर लगा दो, ठीक है। As we know that atomic mass of the iron, तो एटॉमिक मास किसकी, आयरन की, Fe का कितना हो जाएगा 56 ग्राम, ठीक है भाई। तो ये याद रखेंगे, बेसिक चीजें याद रखेंगे, थोड़ी याद तो रखना पड़ेगा, याद नहीं रखो तो कैसे होगा, थोड़ी समझना थोड़ी याद करना है, ठीक है। तो ये हो गई 2 इंटू 56, ये कितना हो गया 32 ग्राम, 2 इंटू 56 ग्राम, ये कितना होगा 2 इंटू ये हो गया बेटा 56, ये हो गया 56 प्लस ऑक्सीजन के कितना हो गया बेटा 16 हो गए, 16 हो गए, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, देख लो आप, देख लो 56, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 56, ये कितना हुआ 56, 1 6 6 6 12 2 1 5 1 6 7 72, 72, 72 गुणा 2 कितना हुआ 4 और 7 144 ग्राम। मतलब कि ये तो हो गई बात FeO की। FeO कितना ग्राम आ गया 144 ग्राम आ गया। क्या बोलते हैं, अगर ना FeO की वैल्यू जो आ गई वो 144 ग्राम आ गई, ठीक है। आप इसको निकाल लो, ठीक है बेटा, इसको निकाल लो। आयरन कितने हैं, ये देखो कितने ग्राम में बोल रहा था, जनरल टर्म निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूँ, जनरल टर्म निकाल रहा हूँ। ये कितना आ गया 2 बटे 2 छके 12, 12 के 2 अतला ले 2 5 10 1 11, 112 ग्राम ये है। 112 प्लस 32 किया तो 144 तो आता ही है। क्लियर है, बात सही है, ठीक है। तो ये दिस इज द जनरल टर्म फॉर द ओनली, दिस इज द गिवन टर्म। तो 112 ग्राम में अगर 140 ग्राम बनता है बेटा, तो 500 ग्राम में कितना बनेगा, 500 ग्राम में x ग्राम बनेगा। क्या बोलते हो, अगर मैं कहूं कि ये 112 ग्राम में 140 ग्राम बन रहा है, मतलब कि 500 ग्राम बनाने के लिए कितना ग्राम देना पड़ेगा, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इधर। तो इधर देखिए, देखिए सवाल का जवाब मिलता है। तो हो गया सॉल्यूशन इधर। तो सॉल्यूशन में हम जब बोले कि क्या बनाएंगे, 112 ग्राम डिवाइड बाई x इक्वल टू कितना हो गया 144 अपॉन 500, ठीक है बेटा, ये बात आ गई। अब ग्राम लिखोगे, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया तो आप छोड़ दिया, आप लिख के कटा दो ना फटाक से, क्या दिक्कत है, लिख के कटा दिया, वही आना है ना। तो नाउ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू डायरेक्ट देखो 112 गुणे 500 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ में। अब ना इसको कर दो तुम कैंसिल, कितना कर दो कैंसिल, देखो अब मैं इसको भी कैंसिल करा के x की वैल्यू तो ला ही सकता हूं, कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देते, क्या ही ज्यादा और कैलकुलेट करने की पड़ेगी। अब देखो 2 से कटा दो, 2 7 14 हो गया, कितना बच गया 0 भाई, 4 उतर जाएगा, 2 दूनी के 4, सही है भाई, देख लो क्लियर होगी बात। 2 से कटा दो, 2 5 10, 2 6 12 और जाएगा 2 से 2 3 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 12, ठीक है, ये होगी बात, समझ में आ रही बात। चलो 2 से कटा दो, 2 से कटा दो, कितना 2 दूनी के 4, देख लो 2 दूनी के 4, 2 से 2 दूनी के कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, और कितना बचेगा 1, 16 हो गए, 16 हो गए तो कितने बार 2 8 16, 2 8 कितना बेटा 16, ये कट गए। अब फिर से कटा दो तुम, 2 से कट रहा है तो कटा दो, कितना आ गया 2 से कटाया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, ये कितना बेटा 8, 2 से कटा दो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर कटा दो 2 से, कितना 7 बार में, ये कितना 2 से कटेगा 9 बार में, कितने कटेगा 9 बार में, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आ गई, तुम कटाते कटाते कहाँ पहुंच गए, तुम यहाँ पहुंच गए बेटा, 7 आ गया, इसमें कट के कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ x, तो ये होगा 7 5 3500 डिवाइडेड बाई कितना 9,
3500 डिवाइडेड बाय कितना 9, कितना आ जाएगा डेसिमल में लिखना चाहूंगा तो 9 के पहाड़ा पढ़ना चाहता हूँ। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है ना, 9 चौके 36, 4 बार में, तो 9 तिया 27 3 बार में ले जाइए, कितना हो गया 27 आ गया। ठीक है 27। अब कितना बचेगा बेटा 27 और 3 3 से 5 35, 5 और 3 8, 8 80 हो गया। 8 कितना हो गया 80 हो गया। 3 के पढ़ा 9 के पढ़ा 9 8 72, 9 8 कितना हो गया 8 बार में कितना 72, और कितना बचा फिर 8 बजे फिर 80, फिर 80 हो गया। 9 8 72, ठीक है, फिर डेसिमल उठा 72 10 72 8 बच रहे बेटा, फिर से आगे बढ़ जाओ, मतलब 3.888 ग्राम, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी आंसर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि बेटा x की वैल्यू जो फाइंड किया था वो कितना आ गया 388.8 ग्राम, ये आंसर हो गया इसका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कैलकुलेशन ना बिल्कुल इजी है, आप कैलकुलेशन देखो बिल्कुल आसान है, आप इस पर बिल्कुल सोचो ही ना, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप कैलकुलेशन के ऊपर अगर आप 11th में आ रहे हैं ना तो 11th में कैलकुलेशन ना बिल्कुल आसान होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है भाई। जो आप कैलकुलेट करने वाले हो, आप पढ़ क्या रहे हो, इतनी आसान पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, इतनी आसान पढ़ रहे हो कि यार मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बिल्कुल ईजी है। क्या ये तुम एग्री हो रहे हो? क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही? क्या तुम्हें आसान लग रहा है? क्या तुम्हें इजी लग रहा है? अरे बिल्कुल इजी है। आप ऐसे फोटो बनाइए, आप ऐसे फोटो बना लीजिए, स्माइलिंग फेस दे दीजिए, क्या बोलते हो, देखो ये देखो, नायक नहीं खलनायक हूं मैं सबके दिलों पे। और भाई आगे का गाना मैं नहीं गाऊंगा तो ठीक है, इसके बाद आगे इतना ही आता है मुझे, 1-2 लाइन आता है, बहुत अच्छे तरह से आता है तो उतना मैं सुना दिया करता। तो ये क्वेश्चन हो गई, बन गई, ठीक है। अब आइए अगला सवाल। देखो सवाल तो बनता रहेगा, क्वेश्चन बनता रहेगा। आपको मैं चाहता हूं कि 11th में आप आ गए ना बेटा, किताब लगा डालोगे, किसका, नरेंद्र अवस्थी का बुक लगा डालो। नरेंद्र अवस्थी का बुक में क्वेश्चन में बनवाना शुरू करूंगा, ठीक है। ये हो गई बेटा फिजिकल की, ये हो गई बेटा किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम बुक है, मतलब केवल न्यूमेरिकल दिया है। आप इसका जेई वाला ले सकते हो, जेई वाला ले सकते हो, आप इसका नीट वाला भी ले सकते हो, नीट वाला भी ले सकते हो, नीट का अलग आएगा, जेई का अलग आएगा, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो बहुत इजी हो जाएगा, इस चीज को आप देख लो, आसान कर लो, एकदम एकदम लिख लो, गांठ बांध लो, एकदम आप अपने साथ लिख के रख लो कि ये आना है, ऐसे ज्यादा नहीं आना, ठीक है। तो एकदम फोड़ डालना है भाई। अब फिजिकल केमिस्ट्री है यार, फिजिकल केमिस्ट्री तुम हल्के में ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है। हल्का भी अगर तुमने हल्का कब लिया, जब तुमने इसको पढ़ रखा है, आसानी से पढ़ लिया ना तो हल्का लगेगा, ठीक है। डोंट अंडरएस्टिमेट द केमिस्ट्री। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आप केमिस्ट्री को बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं। लाभ केंद्र समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन देखिए, आपने रिएक्शन पढ़े हो, रिएक्शन क्या पढ़े हो, मैं इसमें बताने जाता हूं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन तो जो रिएक्शन होता है ना उसमें 2 होता है। मैं कंजर्वेशन ऑफ मास को और बढ़ा के और आपको डिटेल बता रहा हूँ, और आपको थोड़ा डीप में बता रहा हूँ कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़ रहे हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, कैसे होता है उसके बारे में बहुत सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है बेटा, इसमें क्या आता है, रिएक्टेंट, जिसमें हम अभी बना के देख रहे थे, रिएक्टेंट आता है, और क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट आता है। कितने तरह की रिएक्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा, रेट ऑफ, क्लास 10 में पढ़ा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं, and what is a chemical reaction। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट उसे कहा गया, रिएक्टेंट उसे कहा गया which takes part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट की बात होगी। अब बोलेगा भी प्रोडक्ट क्या है फिर, तो प्रोडक्ट होता है
which is outcomes during रिएक्शन के समय में जो भी आउटकम्स निकलता है बेटा, जो भी आउटकम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब कि एक तो हो गई कि बेटा रिएक्टेंट से क्या जाना है, प्रोडक्ट। टाइप्स देख लो, अब इसके टाइप ऑफ रिएक्शन, पहला टाइप क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्बिनेशन। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोल देते हो, फॉर्मेशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। ना कंबाइन हो रहा है तो हम क्या बोलते इसको, कंपोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है बेटा, कंपोजिशन रिएक्शन बोल दो आप। तो इसमें होता क्या है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड इच अदर, जो आप इसमें देख रहे हो, तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन बेटा कि व्हेन टू मॉलिक्यूल और एटम्स कंबाइन ईच अदर। ठीक है बेटा, ये बात समझ लेना। अब मतलब कंबाइन करने का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैं कहूं कि सोडियम विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन देन फॉर्म द Na2O, बना होगा, कंबाइन किया होगा। अब बैलेंस करूं तो इसके आगे 2 लगाऊंगा और गलती से 2 लगा दे, 2 इसका हो गया, 2 4 इसका हो गया। तो यार बैलेंस भी करना तो बड़ा ध्यान से कर लेना कि यार 4, ये लो सोडियम मिटक गया, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो एटम देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि अगर आपने सही लिखा है, ये किसकी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन की हो गई। अगर रिएक्शन कंबाइंड हो रहा है तो उसमें इसका क्या जाएगा कि जब 2 एटम को हम कंबाइन करेंगे, तो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात क्लियर हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आगे बात समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोज होने की। देखो रिएक्शन बहुत सारे तरह के होते हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ना है कंजर्वेशन, क्योंकि और भी रिएक्शन दिखेगा आपको बैलेंस भी करना आना चाहिए। मैंने प्रीवियसली भी बता रखा है कि बैलेंस करने आएगा तो ही हम और बना सकते हैं, वो और आसान हो जाएगा, क्यों। ठीक है, चलो आगे देखें। अच्छा, एक और बात, आपने मान लो ये बना लिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास बना लिए, कॉम्बिनेशन बना लिए, तो सेकंड रिएक्शन पे आते हो। सेकंड वाला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अब कोई रिएक्शन है ना, वो ब्रेक करेगा, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। लाइट का इफेक्ट पड़ेगा तो ब्रेक डाउन होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। तो लाइट का जो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब मैं बोल रहा हूं व्हेन कंपाउंड ब्रेक डाउन। अब भैया ब्रेक डाउन बोल रहा है, ब्रेक डाउन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, व्हेन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सिंपलर में बदल दे, और मतलब सिंपलर में बदल जाए ना, तो व्हेन कोई भी कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन हो जाए तो सिंपलर मॉलिक्यूल बदल गया। अब बदल गया तो क्या बोलते हो उसको, तो यार कुछ भी नहीं बोलना है ना, क्या ही बोलते हो यार, कुछ भी नहीं बोलना। सिंपलर मतलब टूट गया, जैसे मान लो हीट करा दो, कोई एक रिएक्शन देख ले, आपके पास कोई एक रिएक्शन मान लो, सपोज दैट मान लो कि CaCO3 है, मान लो कि क्या CaCO3 है। यार पता है मैथ वाले स्टूडेंट क्या मानते हैं, बता दो, अगर तुम अगर इंटेलिजेंट हो तो बता दो। मैथ वाले स्टूडेंट क्या मानते हैं, माना कि ये गर्लफ्रेंड थी। अरे यार मान लो है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तो माना कि बस ये, इसमें थोड़ा साइंस से थोड़ा मानने के लिए बोल रहा हूँ यार, मैथ की बात, मैथ मानते हैं, साइंस में तो रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, CaCO3 इसको करा दिया बेटा हीट, तो क्या आ जाएगा, CaO प्लस CO2। देखो टूट गया, डिकम्पोज हो गया, है कि नहीं, इसको बोलते हैं ब्रेकअप होना। अरे हो गया कि नहीं, देख रहे हो एक कंपाउंड 2 एटम में टूट गया, CO प्लस किस में टूट गया, अब कॉम्बिनेशन देख रहे हो, पैचअप हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। वो एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ये भी, ये इधर देखो,
दो एटम मिलके एक अलग कंपाउंड बना दिए, और दो एटम मिला और एक अलग कंपाउंड बना दिया, इसको बोलते कॉम्बिनेशन हुआ। और जो दो एटम अलग अलग हो जाए, जब एक कोई कंपाउंड का स्प्लिट होकर दो अलग पार्ट में टूट जाए, लेकिन ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास ही शो करेगा, ये डिकम्पोज होने की प्रोसेस है। अगर रिएक्शन में डिकम्पोज होगा ना तो ये अलग अलग तरीके से हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास में आते हैं। ठीक है भैया, आगे बात समझ में, एकदम खतरनाक तरीके से आई बात समझ में। ठीक है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाओगे तो एक बार और देख लो, और शानदार बना पाओगे। ठीक है, जैसे Na2CO3 को हमने कराया हीट, तो क्या बन गया? NaO प्लस CO2। और CO2 क्या है? गैस है। CO2 क्या है? गैस है। गैस एक ऐसा गैस है जिसके पास, CO2 एक ऐसा गैस है, नोट में बात कर लें कैसा गैस है, ऐसा गैस है। कैसा गैस है? तो CO2 कैसा होगा? ऑर्डरलेस होगा। ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस। देख रहे हो, ये सब हो जाए, मतलब रंगहीन, गंधहीन और महकेगा भी नहीं, ऐसा मतलब गैस है। कलरलेस है भाई, कलरलेस है। अब तुम देखो, तुम CO2 को देख सकते हो क्या? CO2 को देख सकते हो क्या? CO2 दिखाई नहीं देगा, कलरलेस गैस है। मिल्की वे करेगा रिएक्शन, जब ये CaCO3 में टूटता है ना, CO2 निकलता है, तो ये जो रिएक्शन होता है मिल्की वे कहलाता है। और मिल्की वे रिएक्शन में तो CO2 इवॉल्व करता है। तो CO2 एक तरह का गैस है, और ये भी एक वार्म गैस है। गैस एक तरह की गैस बोला गया, और वो भी वार्म हॉट गैस है। ठीक है, CO2 ग्लोबल वार्मिंग करता है क्या? क्या बोलते हो? ग्लोबल वार्मिंग करेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग इससे ज्यादा होती है, इसलिए CO2 का, अगर आप पेड़ पौधे काट दो, पेड़ पौधे काट दिए, O2 की मात्रा कम हो गई, CO2 ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, है कि नहीं? तो CO2 ज्यादा होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं प्लांटिंग मोर ट्री, है कि नहीं? तो प्लांटिंग ज्यादा करो तो O2 की मात्रा क्या होगी? बची रहेगी एटमॉस्फेयर में, है कि नहीं? तो इसलिए गैस, ये कैसा गैस होता है? ये गैस थोड़ा गर्म होता है, वार्म होता है। ये CO2 ये क्या होगा? एक्सेल होगा। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स के साथ आप देख लो, जब एनिमल्स और ह्यूमन बींग की बात करो तो CO2 छोड़ेगा, O2 लेगा। और प्लांट्स क्या कर? CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा। तो ये ना एक तरह से इको साइकिल बना हुआ था, इको साइकिल पूरा। तो इस बात को ये बताता है। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब देख रहे हो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, आओ बच्चों और नेक्स्ट देखते हैं, डिकम्पोज कर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अलग अलग तरह के जो रिएक्शन इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ ना, कंजर्वेशन ऑफ मास में आ रहा है ना, यूज कर रहे हैं ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास में जो यूज करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल। चलो अब आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जबरदस्ती हटा देगा भाई, जबरदस्ती एक एटम को अपने जगह से हटना पड़ जाएगा। और ये हाई रिएक्टिव के साथ होगा। जब कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स आएंगे ना, तो लिस्ट वाले को हटा ही देंगे। तो सोचो, लिस्ट रिएक्टिव वाले को हटना पड़ेगा जब कभी भी हाई रिएक्टिव वाले आ जाएंगे। आप सपोज करो कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया कि सोडियम की रिएक्शन करानी है H2SO4 से। तो यार हाइड्रोजन की क्या औकात है सोडियम के आगे? ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब बताओ, इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बना देगा? सोडियम की जो वैलेंसी है दूर दूर तक आपको देखने को मिलेगा 1 है। H2SO4 की जो वैलेंसी है ये 2 है। ठीक है, मतलब सोडियम आएगा H2SO4 में, तो H2SO4 के साथ आएगा तो बोलेगा क्या? पता है H2SO4 के हट जा बेटा, तो सोडियम आके इधर सोडियम आ रहा है। सोडियम बहुत खतरनाक होता है, और सोडियम एक अच्छा मेटल भी है, सॉफ्ट मेटल है, लेकिन सोडियम क्या है? खतरनाक भी है। इसका हाईली रिएक्टिव, सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देख रहे हो, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4
देख रहे हो, सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। और बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? देखो अब इसके तो मॉलिक्यूलर मास लिख लो। इसकी क्या लिख लो आप? मॉलिक्यूलर मास, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ। आप क्या मास चेक कर लो कि क्या वो सही है कि नहीं। देख लो, आप देख लो, बहुत मतलब सिंपल सा है। आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा के चेक करिए। कंजर्वेशन को बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करते ही करते हैं। तो अगर मान लो Na+ हो गया H2SO4, तो ये बना लिया बेटा Na2SO4 प्लस H2 गैस निकल गया। ठीक है, बैलेंस कर लो। तो ये कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? देख लो, 2 आगे लगा दिया, हो गया बैलेंस। ठीक है, कितने ग्राम का हो गया? 23। एक सोडियम 23 ग्राम के, 2 सोडियम कितना? 46 ग्राम का। ठीक है, ये 98 ग्राम का होता है। अब ये देखो, ये वाला कितना? सोडियम कितना हो गया? 2 सोडियम 46, 46 प्लस सल्फर कितना? 32 और प्लस ऑक्सीजन कितना? 16 चौके 64। और सबको मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? बाहर कितना हो गया? 2 ग्राम का तो हो ही गया ना बाहर H2 का। 4 2 6 6 6 12, 12 के 2 हाथ में अगल 1, 6 और 3 9, 9 और 9 4 13, 13 1 14, 142 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आसान। देखो इसकी मास आ गई, आप इनको जोड़ दो, 144 हो गया। इनको जोड़ दो, 144 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, मतलब आसान है। इनको देखो कंजर्वेशन में फॉलो किया, इनको आपने ऐड किया ना बेटा, इनको आपने ऐड किया तो कितना आना है? वही आना है 144 ग्राम। 144 ग्राम। ये कितना आना है? ये भी, ये कितना आना है? इनको ऐड कर दो, आप कितना आ जाएगा? ये भी 144 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ने के बाद सेम आ जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब आप, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करो, अब इसको बन जाएगा, है ना, आसान तरीके से। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान। आ गई बात, समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें हम तो अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर कितना बन जाएगा? बहुत सिंपल और एकदम आसान है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आप देखो, मतलब जितना हमने बताया, आज हमने क्या बातें करी? रिएक्शंस के ऊपर बातें करी, बहुत सारे रिएक्शंस के ऊपर बातें करी। क्या बातें करी? रिएक्शन। यार आसान है यार, कुछ नहीं है। मतलब जो रिएक्शन है ना, ब्रिज कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं ना, आपको मैं लिंक करा रहा हूँ, क्लास 10th की चीजों को 11th में डाल के दिखा रहा हूँ। मतलब आपने जो पढ़ा ना वो सही पढ़ा यार। आपने जो पढ़ा 10th में ना पढ़ा वो बिल्कुल सही है, उस चीज को मिला के देखो एक बार। ठीक है, आ गई बात समझ में? दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो इसमें देख लेते हैं अब अगला जो रिएक्शन बनने वाला है ना, मतलब ये खतरनाक, ये वाला, ये जो कंडीशन है ना, मतलब बहुत खतरनाक वाला। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एक जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो मैं डिस्प्लेसमेंट से लेने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट से लेने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से लेने वाला हूं। ठीक है, इससे लेने वाला हूं एक। तो एक क्वेश्चन देख लो, जैसे सपोज दैट एल्युमिनियम Al प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी कितने बताते हो? 3 है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी बताते हो? 3 है। SO4 की वैलेंसी कितनी बताते हो? कितनी बताते हो? बोलो। 2 बताते हो। ठीक है, नाउ द क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आना है? कितना आना है? Al2 SO4 कितना आ जाएगा? SO4 कितना आ जाएगा? SO4 कितना आ जाएगा? 3। देख लो कितना आसान है। क्या तुम बैलेंस कर सकते हो? अरे भाई कर सकते हो, कुछ नहीं है। और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। देखो जरा मुझे बैलेंस करके बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं, जरा जल्दी बैलेंस करो। बताओ क्या आएगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगी? यहाँ कितना हो जाएगी? देख लो आप, 2 एल्युमिनियम 2 लगा दिया बेटा, सल्फर से सुपर कितना? 3 3 लगाए, 3 दूनी 6 6 कितना हो जाएगा? 3 लगाते हो गया, काम खत्म। क्या ही करना है? अरे बैलेंस हो गया, आया ना? ऐसे बहुत सारे। अब इसकी मास अब देखोगे, मास आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। और आपको इसी तरह से केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ एकदम देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। स्वराज एकेडमी के साथ हम लोग मिलके एक अच्छा हम लोग पूरा सिलेक्शन टीम जिसे बोलते हैं वो सब तैयार करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।